हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, उसमें मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। 10th क्लास के आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इस चैप्टर में बार बार लोकतंत्र वर्ड आया है, तो लोकतंत्र का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है एक ऐसा शासन हो। कैसा शासन हो? एक ऐसा शासन हो जो लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा ही चुना हुआ शासक हो। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही शासन है जैसा कि हमारे देश में है। हम अपना जो शासक है, जो हमारे ऊपर शासन करता है, जिसके हाथ में सब कुछ होता है, सत्ता होती है, कानून बना सकता है, हटा सकता है, ये सारी चीज़ें उसके हाथ में होती है। तो उसे कौन चुनता है? हम खुद ही तो चुनते हैं। कैसे? वोटिंग से वोट करते हैं और उसे चुनते हैं। इसके बाद आता है नेपाल में उठे आंदोलन का उद्देश्य। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है ये टॉपिक कि आंदोलन किसे कहते हैं। तो नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र जैसे कि हमारे देश में है, मतलब वो चुनाव वाला शासन। मतलब उससे पहले क्या था? उससे पहले राजतंत्र होगा। तो राज कुछ इस प्रकार से हुआ कि राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा। मतलब राजा को सिर्फ एक तरीके से बस नाम के लिए बनाए रखा कि ये राजा है। बाकी जो शक्तियाँ थी, जिसे हम सत्ता कहते हैं, जो पावर थी, परंतु वास्तविक सत्ता का प्रयोग लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। मतलब जो पावर थी, जो कानून बनाने की शक्ति होती है, जितनी भी पावर होती है, सत्ता, वो राजा के हाथ में नहीं थी। वो किन के हाथ में थी? उन प्रतिनिधियों के हाथ में जो लोगों द्वारा चुने गए थे। मतलब राजा नाम का राजा था। तो नेपाल के राजा का नाम था वीरेंद्र। नाम याद रखना। कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। रहस्यमय तरीके से कैसे? मतलब पता नहीं चला कि हत्या किसने की और क्यों की, बस उनकी हत्या हो गई। बेचारों ने सत्ता भी नहीं ली और हत्या भी हो गई। हत्या के तुरंत बाद एक दूसरा राजा था जिसका नाम था ज्ञानेंद्र। क्या नाम था? ज्ञानेंद्र। वो दूसरा राजा था। तो वो तो शासन करने की तैयारी करने में लग गया कि वो राजा तो ख़त्म हो गया, अब मैं शासन कर लेता हूँ। पर उसे लोकतंत्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह लोकतंत्र के खिलाफ था। वो क्या चाहता था कि दोबारा से राजतंत्र आ जाए। जैसे कि राजतंत्र में सारी जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, वो राजा के हाथ में होती है ना। तो 2005 में उसने प्रधानमंत्री को आपदस्थ कर दिया। आपदस्थ मतलब जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, उनको उन्होंने उसकी सीट से हटा दिया, गद्दी से हटा दिया, और खुद जो है उनकी राजगद्दी पर बैठ गए और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। मतलब जनता ने जो शासन चुना था उसको भंग कर दिया, पूरे तरीके से खराब कर दिया। भंग करना मतलब होता है खराब कर देना। बिल्कुल उसे तहस नहस करके उन्होंने अपनी सरकार बिठा दी। तो 2006 नेपाल में एक जन आंदोलन शुरू हुआ। जन आंदोलन का क्या मतलब है? जो बहुत सारे लोग मिलके, बहुत सारे जने मिलके आंदोलन करते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो वो हो गया जन आंदोलन। क्योंकि नेपाल के लोग वह दोबारा लोकतंत्र चाहते थे। क्योंकि लोकतंत्र तो सबको अच्छा लगता है, ये लोग लिख दिया है, लोग की जगह यहाँ पे गाएगा, ठीक है। नेपाल के लोग क्या चाहते थे? दोबारा चाहते थे कि यहाँ पर लोकतंत्र आए। इस आंदोलन ने राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया। किस आंदोलन को? किन आदेशों को? जो राजा ने आदेश दिए थे उल्टे सीधे वापस, कि मैं ही राज करूंगा, मेरे पास सत्ता रहेगी, फलाना ढिमकाना, जो भी उसने आदेश दिए होंगे। तो लोगों ने उसका विरोध किया और फिर क्या हुआ? जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया था, वो आदेश खत्म हो गए और दोबारा से क्या हुआ? लोकतंत्र आ गया। तो आपको पता चला आंदोलन से कितना फर्क पड़ा, आंदोलन क्यों होते हैं और आंदोलन में कितनी बड़ी ताकत होती है, ये सरकारों को गिरा सकती है। जैसे कि हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं, आपके तो सामने ही हो रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें किसानों की बहुत सारी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही। कुछ कानून हैं जो किसानों को पसंद नहीं आ रहे, तो वो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं उसमें कितने सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोग मिलके जब एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, एक चीज़ के लिए सब एक हो जाते हैं, तो वो आंदोलन कहलाता है।
जो आवाज़ उठाई जाती है, आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे ही नेपाल में जो ये आंदोलन हुआ था, ये भी कुछ इसी प्रकार से था, लेकिन डिमांड सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे कि किसानों की जो डिमांड है वो अपने कानूनों को लेकर हो गई, ठीक है। ऐसे ही कोई और समुदाय हो सकता है, कोई विशेष वर्ग हो सकता है, कोई भी हो सकता है आंदोलन में। अब से पहले भी बहुत बार अंग्रेज़ों के टाइम पे भी आंदोलन हुए हैं, और हमेशा से ऐसा होता आया है कि आंदोलन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खैर छोड़िए ये सारी बातें, हम चलते हैं चैप्टर में आगे। अब हम ये पढ़ते हैं वर्ग विशेष। वर्ग विशेष का क्या मतलब होता है? हित समूह आमतौर पर समाज के किसी हिस्से या समूह के हित को बढ़ावा देते हैं। आपने ऐसे न्यूज़ चैनलों में बात करते हुए सुना होगा ना कि वह विशेष वर्ग के लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो वही मतलब है। उन्हें वर्ग विशेष का हित समूह कहा जाता है। ये समाज के खास तबके जैसे कि मसलन मजदूर, ठीक है, कर्मचारी या व्यवसायी, उद्योगपति, या फिर किसी विशेष धर्म के भी हो सकते हैं। मतलब एक ही धर्म के बहुत सारे लोग, अनुयायी अथवा किसी खास जाति या प्रतिनिधित्व करने वाले भी हो सकते हैं, किसी खास जाति के प्रतिनिधित्व भी हो सकते हैं। जैसे कि आजकल आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि किसान आंदोलन है, वो सारे क्या हैं? वो सारे कौन हैं? किसान हैं, सारे के सारे किसान हैं, लेकिन उसमें सारी जातियां मिक्स हैं, सारी जातियां मिक्स हैं, सारे धर्म मिक्स हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, उसमें किसी भी जाति से हो सकते हैं, किसी भी धर्म समूह से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे एक कम्युनिटी हैं। क्या है? सारे के सारे किसान हैं। ऐसे ही जो ये विशेष वर्ग विशेष होता है, किसी को भी कह सकते हैं। मसलन मजदूर हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, उद्योगपति, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं? जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संगठन बनाते हैं, तो ऐसे संगठनों को दबाव समूह का नाम दिया जाता है। ये दबाव समूह एक तरीके से राजनीतिक पद पर दबाव डालते हैं। जैसे कि फिर से मैं किसान आंदोलन का ही एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि अभी वही चल रहा है और आपके सामने, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसान आंदोलन में आपने बहुत सारे संगठन तो नहीं, लेकिन कोई संगठन ऐसा है, और उसमें कुछ लोग इतने प्रभावशाली हैं जो सरकार पर दबाव बना सकते हैं और दबाव बना भी रहे हैं, ठीक है। और उसका जो है उन संगठनों का, उन लोगों का बाकी लोगों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उनको कहते हैं दबाव समूह। अब ये दबाव समूह जो हैं, ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में आते हैं। ऐसा नहीं होता ये हमेशा सरकार को दबाए रखते हैं, ऐसे तो सरकार पिचक जाएगी, ठीक है। मतलब वैसे नहीं पिचक जाएगी, सिर्फ मजाक की बात है। ये तब आते हैं, ये दबाव समूह तब आते हैं जब इनको किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ये भी दबाव बनाना कम कर देते हैं। पागल थोड़ी हैं जो हर टाइम दबाव बनाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इसके बाद किसी भी लोकतंत्रीय सरकार में ऐसे दबाव समूह बनते रहते हैं। कभी वकील, कभी अध्यापक, कभी दुकानदार, कभी अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह जो है बनाते रहते हैं। जैसे कि आपने वकील आंदोलन नहीं देखा था, बीच में हुआ था, पुलिस वाले ने जो है वकील को थप्पड़ मार दिया था, तो इससे वकील भड़क गए थे और उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया था, सरकार पर दबाव बना रहे थे कि हम किसी का भी केस नहीं लेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा, जब वैसे टीचर्स को मैंने बहुत ही कम देखा ही नहीं है कभी ऐसे आंदोलन करते हुए। डॉक्टर्स को भी देखा है, जब डॉक्टर्स की मांगे पूरी नहीं होती तो वो भी आंदोलन पे उतर आते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, या काम के घंटे कम करो, या फिर हॉस्पिटल में और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दो। ऐसे करके मतलब दबाव वो बनाते हैं। तो इसमें कोई भी हो सकता है। तीसरा, राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के पक्ष में ये प्रदर्शन भी कर सकते हैं। प्रदर्शन करते हैं ना, आपको पता है, कहीं पे भी रोड पे जाके बैठ जाते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हॉस्पिटल के बाहर, स्कूल के बाहर बैठ जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। तो दबाव समूह का आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे बोलीविया में आंदोलन। तो बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। सन 2000 में वहाँ जन संघर्ष शुरू हुआ। जन संघर्ष मतलब वही आंदोलन जो सब करते हैं, सारे लोग मिलके करते हैं, जो जनसाधारण में जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पर जो आंदोलन हुआ वो जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जो आंदोलन था वो पानी से ही जुड़ा हुआ था। इसलिए वहाँ की सरकार ने कोचबाम्बा नाम के एक नगर में जल की पूर्ति के अधिकार को बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका तो मुझे पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ। अब दिल्ली में एक कंपनी है जो पानी सप्लाई करती है और मंथली वो पैसे वसूल करती है लीटर के हिसाब से, ठीक है।
कुछ लोगों को फ्री भी दिया जाता है जिनका कम वो एक लिमिट होती है, ठीक है, तो पैसे दिए जाते हैं। तो सरकार ने उसको बेच दिया। किसे बेच दिया? जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, उनको बेच दिया। इस कंपनी ने पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दी। जैसे कि मान लीजिए मंथली 100 रुपये जाते थे, तो अब 400 रुपये लोगों को देने पड़ रहे थे, क्योंकि वो कंपनी बाहर की थी, उसको तो सिर्फ मुनाफे से फ़र्क पड़ता था। इससे लोगों में हड़कंप मच गया, और मचता भी क्यों नहीं, इतने सारे पैसे उनको देने पड़ रहे थे। लोगों ने जन संघर्ष छेड़ दिया। देखते ही देखते अनेक श्रमिक संगठनों, सामुदायिक नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक गठबंधन की स्थापना की। मतलब एक गठबंधन बनाया उन्होंने, एक ग्रुप बनाया उन्होंने। किस लिए? सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए। क्योंकि किसी को भी ये रूल समझ में नहीं आ रहा था कि ये 4 गुना पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। पहले पूरे शहर में 4 दिन की हड़ताल की गई, लेकिन उस हड़ताल पे किसी पर कुछ असर ही नहीं हुआ सरकार पे। तो क्या किया गया? हड़तालों की लाइन लगा दी। लाइन लगा दी मतलब हड़ताल पे हड़ताल, हड़ताल पे हड़ताल, हड़ताल पे हड़ताल, बहुत सारी हड़तालें की गई। जैसे जैसे सरकार बर्बरता पर उतर आई, बर्बरता का क्या मतलब है? बर्बरता मतलब क्रूरता। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन में भी सरकार जो है वो कांटे बिछा रही है रोड पे, और पता नहीं क्या क्या लगा रही है, करंट के तार लगा रही है। तो ये बर्बरता ही तो है, यही होती है, मतलब परेशान करना, उन्हें सताना, ताकि वो आंदोलन छोड़ के भाग जाएं। ठीक है, तो जितनी बर्बरता पे उतर आई, वैसे वैसे ही संघर्ष और तेज़ होता चला गया। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और संघर्ष तेज़ होता गया। लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को ऐसा घेराव किया उनका, और उन्हें ऐसा डराया कि वे शहर छोड़कर भाग गए। बस फिर क्या था? विवश होकर सरकार को दोबारा जल आपूर्ति का जो काम है, जल पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का जो काम है घर घर में, वो फिर से नगर पालिका को सौंपना पड़ा, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो पानी का यह संघर्ष बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पानी का युद्ध था, जल का युद्ध था, इसलिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और टॉपिक है वो मैंने करा दी हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका वो भी कंप्लीट करा दूँगी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मतलब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक तो आप बहुत जल्दी मार के जाते हो, अच्छी लगा करे तो लाइक भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।